फिल्म की शुरुआत एक वाचक नैरेटर की आवाज से होती है जो उसी मास्क में सजते हैं। वर्तमान समय में हम मिलते हैं एक आदमी से, क्रिस डुबासेस, जो इस केस पर पॉडकास्ट बनाता है। हर साल हेलोवीन पर वह लोगों को हत्या स्थलों का टूर करवाता है और लगता है कि यही उसकी जिंदगी का एकमात्र मकसद है। फिर कहानी का मुख्य किरदार जेमी आती है, एक टीनेज लड़की जो हेलोवीन कॉन्सर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। उसी वक्त उसकी माँ पैम उसे रोकती है, कहती है कि वह बाहर नहीं जाएगी। असल में पैम 1987 की उन तीनों पीड़िताओं की करीबी दोस्त थी, इसलिए 35 साल बाद भी वो उस किलर के डर में जी रही है। जेमी जिद करती है कि उसे कोई डर नहीं, वो सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट है। उसका पिता ब्लैक बीच बचाव करता है और उसे कॉन्सर्ट छोड़ने की पेशकश करता है। उसे ये भी नजर आता है कि किसी ने उसकी पत्नी पैम को मैसेज किया है और पैम टाल देती है कि वो मॉम्स चैट ग्रुप से है। ब्लैक जेमी को उसकी सबसे अच्छी दोस्त अमेलिया के घर छोड़ देता है। अमेलिया की माँ लॉरेन वहाँ होती है और ये पता चलता है कि लॉरेन पैम और ब्लैक की पुरानी क्लासमेट रह चुकी है। लॉरेन बताती है कि उसका बॉस उसे हेलोवीन पर भी काम से छुट्टी नहीं देता और वो निकल जाती है। ब्लैक दोनों लड़कियों को कॉन्सर्ट ले जाता है। इस बीच पैम घर पर अकेली होती है। तभी दरवाजे पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है। वो सोचती है कोई ट्रिक ऑन अ ट्रीट करने वाला बच्चा होगा और उसे कैंडी देने जाती है, लेकिन जैसे ही वो आदमी चाकू दिखाता है, पैम तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। वो पुलिस को फोन करती है, लेकिन वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। पैम, जो 16 साल की उम्र से इस दिन के लिए तैयार थी, बहादुरी से लड़ती है। वो भी चाकू निकालती है और धमकी देती है कि पुलिस कभी भी पहुंच जाएगी। आदमी डर जाता है और जाने लगता है, लेकिन जैसे ही पैम राहत की सांस लेती है, वो पीछे से आकर उसे 16 बार चाकू मारता है और उसकी हत्या कर देता है। अगले दिन पूरी मीडिया और क्रिस का लाइव पॉडकास्ट उस घर के बाहर चल रहा होता है। जेमी सदमे में है। अपनी माँ को खोने के बाद उसकी दुनिया बिखर चुकी है। अगले दिन स्कूल में पुलिस जेमी से पूछताछ करती है, क्योंकि ब्लैक हत्या के वक्त घर पर नहीं था। उनका शक है कि शायद ब्लैक का अफेयर पैम की मौत से जुड़ा हो, क्योंकि पैम और क्रिस अक्सर एक दूसरे को टेक्स्ट करते थे। जेमी गुस्से में कहती है कि उसका पिता निर्दोष है और असली गलती पुलिस की है, जो 35 साल से उस कातिल को पकड़ नहीं पाई। स्कूल के बाद जेमी अपनी दोस्त अमेलिया के साथ साइंस फेयर में जाती है। अमेलिया बताती है कि उसकी माँ लॉरेन ने टाइम ट्रैवल प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया। अब वह अपनी माँ के पुराने नोट्स से एक टाइम मशीन बना रही है ताकि वो 1987 में वापस जाकर हत्याओं को रोक सके। जेमी कहती है, अगर हम ऐसा कर पाए तो मेरी माँ अब भी जिंदा होती। अमेलिया मशीन पर तारीख सेट करती है, 27 अक्टूबर 1987, यानी पहली हत्या की रात। उस रात जेमी अपने घर में क्रिस का पॉडकास्ट सुन रही होती है, लेकिन उसका पिता ब्लैक उसे डांटता है, कहता है कि वो आदमी दुखद घटनाओं को मनोरंजन बना देता है। अगले दिन जेमी एक कैफे में क्रिस से मिलती है। वो सीधे पूछती है, क्या तुम्हारा और मेरी माँ का अफेयर था? क्रिस साफ मना करता है, कहता है कि पैम बस कातिल को पकड़ने में जुनूनी थी, इसलिए वो उससे सिर्फ केस की बातें करती थी और कुछ नहीं। क्रिस यह भी बताता है कि पैम को 35 साल पहले आखिरी हत्या के बाद कातिल की तरफ से एक धमकी भरा नोट मिला था, जिसमें लिखा था कि अब अगली शिकार वही होगी। यह सुनकर जेमी बहुत परेशान हो जाती है और सीधा अमेलिया से मिलने साइंस फेयर पहुंचती है, लेकिन तभी अचानक कातिल वहां आ जाता है और उस पर हमला करता है। जेमी किसी तरह भागकर छिप जाती है, लेकिन अपनी जान बचाने की कोशिश में गलती से फोटो बूथ, जो असल में टाइम मशीन थी, में चली जाती है। वह मशीन चालू करने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसका पीछा करते हुए अंदर आ जाता है और उसके चाकू से कंट्रोल पैनल को भेद देता है। इससे ज्यादा बिजली पैदा होती है और मशीन अचानक एक्टिवेट हो जाती है। कातिल उस पर झपटने ही वाला होता है कि मशीन काम करने लगती है और पल भर में जेमी 1987 में पहुंच जाती है, ठीक उसी दिन जब पहली हत्या हुई थी। पहले तो जेमी यह सब देखकर डर जाती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वह अपनी मां को बचा सकती है, तो वह ठान लेती है कि वह इस किलर को रोकेगी। वह सबसे पहले टाइम मशीन वाले बूथ पर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा देती है ताकि कोई और उसमें न जाए। फिर वह आसपास की एक औरत से पूछती है कि पैम, उसकी माँ, कहाँ मिलेगी, तो वह बताती है कि पैम अभी स्कूल में है। जेमी बिना वक्त गंवाए 1987 के स्कूल पहुंचती है, जहां उसकी माँ पढ़ाई करती थी।
वह खुद को कनाडा की एक्सचेंज स्टूडेंट बताती है और स्कूल का आलसी क्लर्क बिना कुछ पूछे उसे दाखिला दे देता है। जिम की क्लास में जेमी पहली बार तीनों पीड़िताओं टिफनी, मरिसा और हीदर को जिंदा देखती है। जब ट्रेनिंग शुरू होती है, जेमी अपनी किशोर उम्र की मां को खोजती है और जैसे ही वह उसे देखती है हैरान रह जाती है, क्योंकि वह मां जो भविष्य में इतनी शांत और दयालु थी, अब एक घमंडी, तुनक मिजाज और दबंग लड़की है। क्लास के बाद जेमी को पता चलता है कि उसकी मां सब पर रौब झाड़ती है और दूसरों को नीचा दिखाना उसे पसंद है। उसे यह भी पता चलता है कि उसी शाम टिफनी का जन्मदिन पार्टी है, वही पार्टी जहां टिफनी की हत्या होनी थी। जेमी सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो पार्टी कैंसिल कर दें, कहती है कि ये बहुत बोरिंग होगी, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। हताश होकर जेमी पुलिस स्टेशन जाती है और उन्हें बताती है कि आज रात एक मर्डर होने वाला है, लेकिन पुलिस वाले हंस पड़ते हैं, कहते हैं हमारे कस्बे में आज तक कभी कोई मर्डर नहीं हुआ। अब जेमी के पास कोई चारा नहीं, वह स्कूल में फिर से खोजबीन करती है और क्लर्क से अमेलिया की मां लॉरेन के बारे में पूछती है। वह उसकी क्लास में पहुंचती है और वहां लॉरेन को पढ़ाते हुए देखती है। वह तुरंत लॉरेन को भविष्य की बात समझाती है, बताती है कि उसकी बेटी अमेलिया आगे चलकर एक टाइम मशीन बनाएगी और यही मशीन उसे यहाँ लाकर खड़ी कर चुकी है। वह यह भी बताती है कि आगे क्या क्या हत्याएं होंगी और ये सारी जानकारी लॉरेन की सीक्रेट नोटबुक में थी। लॉरेन चौंक जाती है क्योंकि उस नोटबुक के बारे में कोई नहीं जानता था। इससे उसे यकीन हो जाता है कि जेमी सच बोल रही है। जेमी कहती है कि उसे कातिल को रोकना है ताकि उसकी मां और बाकी लड़कियां बच सकें, लेकिन वह यह भी बताती है कि उसे भविष्य में लौटने के लिए वाईफाई की जरूरत होगी जो 1987 में मौजूद नहीं है। इसीलिए उसे लॉरेन की साइंस नॉलेज चाहिए ताकि कोई दूसरा तरीका ढूंढा जा सके। दृश्य अब 2023 में लौटता है, जहां ब्लैक पागलों की तरह जेमी को ढूंढ रहा है और पुलिस से मदद मांग रहा है। तभी अमेलिया आती है और बताती है कि जेमी ने उसकी टाइम मशीन का इस्तेमाल करके अतीत में सफर किया है। कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन क्रिस को इसमें दिलचस्पी होने लगती है। उधर 1987 में लॉरेन और जेमी टिफनी की बर्थडे पार्टी में पहुंचती हैं ताकि हत्या को रोक सकें। वहां जेमी की मुलाकात एक शर्मीले किशोर डक से होती है जिसे बाकी बच्चे तंग करते हैं और जो भविष्य में उसका स्कूल प्रिंसिपल बनने वाला था। पार्टी में जेमी की नज़र एक हैंडसम लड़के पर पड़ती है। वो पहली ही नज़र में उसे पसंद आ जाता है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं उसका पिता ब्लैक है, वह दंग रह जाती है। वो यह भी जानती है कि इस वक्त ब्लैक टिफनी को डेट कर रहा है और उसकी मां पैम और पिता ब्लैक अभी मिले भी नहीं थे। अब जेमी पूरी कोशिश करती है कि तीनों लड़कियां सुरक्षित रहें, लेकिन वे उसकी मदद को मजाक में उड़ा देती हैं और उसे अजीब समझकर चिढ़ाने लगती हैं। कुछ ही पलों बाद टिफनी एक लड़के को ऊपर कमरे में ले जाती है ताकि थोड़ी मस्ती कर सके। वो कुछ देर के लिए बाथरूम में जाती है, लेकिन जब लौटती है तो लड़का गायब होता है। उसे क्लोजेट के अंदर से आवाजें सुनाई देती हैं, तो वह सोचती है कि शायद लड़का वहीं छिपा है और उसका इंतजार करती है। अचानक कातिल क्लोजेट से निकलता है और उसकी तरफ बढ़ता है, फिर बेरहमी से उसे चाकू से मार देता है। पार्टी में तेज संगीत बज रहा होता है और उसी दौरान जेमी पागलों की तरह टिफनी को ढूंढ रही होती है ताकि उसे बचा सके, लेकिन जब तक वह पहुंचती है बहुत देर हो चुकी होती है। टिफनी की लाश उसके माता पिता के बेडरूम में मिलती है। डर के बावजूद जेमी को एहसास होता है कि वह अतीत को बदल सकती है। पहले वाली टाइमलाइन में टिफनी गैरेज में मारी गई थी, लेकिन अब उसकी मौत बेडरूम में हुई है, यानी अब घटनाएं बदलने लगी हैं। इसके बाद जेमी और लॉरेन पैम को घर छोड़ने जाती हैं क्योंकि वे नहीं चाहती कि वह अकेली रहे जब कोई कातिल बाहर घूम रहा हो। जब पैम पूछती है कि उसे हत्या के बारे में कैसे पता चला, तो जेमी कहती है कि वह साइकिक है और इसी वजह से वो जानती है कि अगला शिकार कौन होगा। तीनों फैसला करती हैं कि वे रात साथ रहेंगी। जेमी पैम से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है, कोई ऐसा जो उन्हें इतना नफरत करता हो कि मार दे। पैम जवाब देती है कि ऐसा कोई भी हो सकता है क्योंकि वह और उसकी सहेलियां कई लोगों को तंग और अपमानित कर चुकी हैं। उधर 2023 में अमेलिया लगातार टाइम मशीन पर काम कर रही होती है। वह उसे ठीक करने और जेमी को वापस लाने की कोशिश कर रही है। अचानक क्रिस आता है और टाइम मशीन देखने में रुचि दिखाता है। बातों बातों में उसे एहसास होता है कि उसकी याददाश्त गलत थी।
टिफनी की हत्या असल में बेडरूम में हुई थी, न कि गैरेज में, जैसा उसने हमेशा सोचा था। अब उन्हें समझ आता है कि जेमी के अतीत में किए गए बदलावों से वर्तमान की टाइमलाइन पर असर पड़ रहा है। जैसे समय का जाल, टाइम कॉन्टिन्यूम हिलने लगा है। फिर अमेलिया और क्रिस 1987 की एक तस्वीर देखते हैं जिसमें साफ दिखता है कि जेमी सच में टाइम ट्रैवल करके अतीत में पहुंच गई थी। उधर 1987 में जेमी कोशिश करती है कि लड़कियां उस कैबिन में न जाएं जहां अगली हत्या होने वाली थी। वह मरिसा को समझाती है कि उन्हें शहर जाना चाहिए। मरिसा कहती है कि वो अपने पेरेंट्स के कॉन्डो में चल सकते हैं और जेमी मान जाती है। स्कूल में टीचर जेमी को एक अजीब, हमेशा सताए जाने वाले लड़के डेमन के साथ ग्रुप प्रोजेक्ट में जोड़ देता है। जेमी उसके नोटबुक में अजीब डरावनी ड्राइंग्स देखती है। बाद में मरिसा और बाकी लड़कियां उसे लेने आती हैं और वे सब कॉन्डो जाने के लिए निकलती हैं। लेकिन वहां पहुंचते ही जेमी हैरान रह जाती है, क्योंकि वो कोई कॉन्डो नहीं बल्कि वही जंगलों के बीच वाला कैबिन है जहां मरिसा की मौत हुई थी। जेमी उन्हें वहां से भागने के लिए मनाती है, लेकिन तभी कुछ लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं और सब पार्टी शुरू कर देते हैं। बेचैन जेमी उन्हें सेफ्टी रूल्स बताने की कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। कुछ देर बाद एक लड़का उसे पार्टी खराब करने वाली कहकर कैबिन से बाहर बंद कर देता है। बाहर फंसी जेमी खिड़की से झांकती है तो देखती है कि हीदर बेड पर बेहोश पड़ी है। उधर मरिसा और एक लड़का बाहर घूमने निकल गए होते हैं। इसी बीच कातिल कैबिन के अंदर पहले से मौजूद होता है। वो क्लोसेट से बाहर आता है, रेडियो जोर से चालू करता है और धीरे धीरे हीदर की तरफ बढ़ता है। हीदर समय रहते जाग जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन कातिल उसे पकड़ लेता है, उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और वहीं उसकी हत्या कर देता है। इस तरह अब मौतों का क्रम बदल जाता है। इस बार मरिसा नहीं बल्कि हीदर मरती है। बाकी दोस्त मिलकर कातिल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को हरा देता है और भाग जाता है। बचे हुए किशोर सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां जाकर हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। जेमी पुलिस की मदद करने की कोशिश करती है। वह उन्हें कातिल के खून का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए देती है, लेकिन पुलिस वालों को यह तक नहीं पता कि डीएनए क्या होता है। स्कूल में जेमी की मुलाकात डेमन से होती है और पता चलता है कि वह बस एक साधारण सा नर्ड लड़का है जिसका कातिल से कोई लेना देना नहीं है। तभी डग आता है और दोनों को क्लास के अंदर जाने को कहता है। घटना के बाद पूरी गैंग और जेमी मिलकर कातिल को पकड़ने की योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि मरिसा को चारा बनाया जाएगा, क्योंकि जेमी जानती है कि 1987 में आखिरी शिकार मरिसा ही थी। लेकिन इस बार जैसे ही कातिल सामने आएगा वे उसे पकड़ने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरी तरफ लॉरेन को टाइम मशीन को चलाने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए। वह एक लोकप्रिय मेले के झूले अम्यूजमेंट राइड को अस्थायी टाइम मशीन में बदलने की योजना बनाती है ताकि जेमी भविष्य में लौट सके। वहीं 2023 में क्रिस अमेलिया की मदद कर रहा होता है ताकि उनकी मशीन भी काम करने लगे। अब सीन बदलता है। हैलोवीन की रात मरिसा अम्यूजमेंट पार्क में टहल रही होती है और कातिल चुपके से उसका पीछा कर रहा होता है। वह एक भूतिया घर हॉन्टेड हाउस में जाती है जहां बाकी सब दोस्त पहले से छिपे हैं और कातिल के आने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर में कातिल आता है और जेमी वो बाकी लोगों के साथ भिड़ जाता है। सब एक कमरे में घिर जाते हैं जहां कातिल से लड़ते हुए उन्हें काफी मुश्किल होती है। आखिरकार जेमी उसे चाकू से वार करती है और जब वह उसे मारने ही वाला होता है उसकी एक दोस्त पीछे से आकर कातिल को घातक चोट दे देती है। वे कातिल का मास्क हटाते हैं और सब दंग रह जाते हैं। कातिल और कोई नहीं बल्कि उनका अपना क्लासमेट डग होता है। अब सच्चाई सामने आती है। 1 साल पहले ट्रिश नाम की एक छात्रा की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और टिफनी, मरिसा और हीदर इस हादसे की जिम्मेदार थीं। वे ट्रिश को उसके मोटे शरीर की वजह से फैट ट्रिश कहकर बुली करती थीं। एक रात तीनों ने ट्रिश को स्लीप ओवर पर बुलाया और उसे शराब पिलाने लगीं ताकि वह अपने कोच के साथ चल रहे अफेयर की बात कबूल कर ले। जब ट्रिश रोने लगी और जाना चाही तो भी उन्होंने उसे पीने पर मजबूर किया। नशे की हालत में ट्रिश घर से निकली और कार एक्सीडेंट में मर गई। किसी को पता नहीं था कि ट्रिश का डग से रिश्ता था और उसकी मौत ने डग को अंदर से तोड़ दिया। बदले की आग में उसने मास्क पहना और सब बुलियों को एक एक कर मार डाला। यह सुनकर जेमी अपनी माँ पैम से नफरत करने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि वह भी इसमें शामिल थी। लेकिन पैम बताती है कि उस रात उसका टिफनी से झगड़ा हो गया था, इसीलिए वह स्लीप ओवर में नहीं गई थी। मरिसा भी उसकी बात की पुष्टि करती है
कि पैम उस रात वहां नहीं थी। अब जेमी हैरान होती है, अगर पैम का कोई कसूर नहीं था तो डग ने उसे धमकी वाला नोट क्यों दिया था और 2023 में जाकर उसकी हत्या क्यों की गई। तभी अचानक दूसरा कातिल पीछे से आता है और मरिसा को मार देता है। यह शख्स जेमी का पीछा करता हुआ निकलता है और रास्ते में क्रिस के पिता को मार डालता है, जो उस समय लाइव टीवी पर थे। आखिरकार जेमी और लॉरेन टाइम मशीन तक पहुंच जाती हैं, जो अब काम करने लगी है। लॉरेन समझाती है कि मशीन शुरू होते ही जेमी को उसके अंदर रहना होगा, वरना वो दीवार से टकराकर फट जाएगी। तभी कातिल वहां पहुंच जाता है और हमला कर देता है। जेमी लॉरेन को भागने के लिए कहती है और खुद मशीन चालू कर देती है। अचानक पैम पहुंचती है और दोनों मिलकर कातिल से लड़ने लगती हैं। मशीन घूमने लगती है। जेमी, पैम और कातिल तीनों दीवार से दब जाते हैं। कातिल किसी तरह भौतिकी के नियमों का फायदा उठाकर पैम के पास पहुंचता है और उसे चाकू मारता है। जेमी अपनी मां को मशीन से बाहर धकेल देती है। इसी दौरान कातिल का मास्क उड़ जाता है और सामने पैम को सिर्फ इसलिए मारा ताकि स्वीट 16 किलर की कहानी जिंदा रहे और उसका पॉडकास्ट मशहूर हो सके। उसने जेमी को नकली धमकी वाला नोट भी खुद दिया था ताकि ज्यादा कंटेंट बना सके और फेमस हो सके। वह अपने ज्यादा सफल पिता से तुलना झेल नहीं पा रहा था, इसलिए उसने अपने ही पिता की भी हत्या कर दी। क्रिस अब जेमी पर हमला करता है। दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार जेमी नेल गन से क्रिस को गोली मारती है और फिर उसे घूमती हुई मशीन में धकेल देती है, जहां उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जेमी वापस वर्तमान में लौट आती है। वह 2023 में हैलोवीन से एक दिन पहले पहुंचती है और राहत की सांस लेती है जब देखती है कि पैम जिंदा है और ब्लैक से शादीशुदा है। लॉरेन अब भी सब कुछ याद रखती है और बताती है कि यह नई टाइमलाइन पुरानी से अलग है। उसने एक बुक लिखी है जिसमें उसने हर बदलाव दर्ज किया है। उसी समय एक आदमी जेमी को अभिवादन करता हुआ घर में आता है। लॉरेन बताती है कि इस टाइमलाइन में जेमी के माता पिता पहले ही मिल गए थे और अब उसका 34 साल का भाई जेमी है, जबकि उसका नया नाम कोलेट है। अंत में लॉरेन एक बायो इंजीनियर बन चुकी है